IMF में जाना है या नहीं जाना है, और उसके साथ निगोशिएशन अब कर रहे थे। देखो कि हमेशा IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। IMF बिल्कुल इसलिए तैयार था कि इसको इतना टफ प्रोग्राम दिया जाए कि ये कभी दोबारा इलेक्शन जीत के ना आए, और ये वाकई दिस वाज द टफेस्ट IMF प्रोग्राम एवर गिवन टू पाकिस्तान। आज की डिबेट पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को लेकर है, जिसमें डिस्कशन चल रहा है कि IMF ने इस बार पाकिस्तान को इतना टफ प्रोग्राम दिया है, जिसकी कंडीशंस इतनी ज़्यादा टफ है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी इलेक्शन जीत कर ही ना आए, ये सोचकर IMF ने ये प्रोग्राम दिया है। और पाकिस्तान के साथ में ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पाकिस्तान ने इससे पहले भी IMF के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 टाइम्स उन्होंने IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं और आज तक कभी कोई पैसा वापस नहीं किया है। तो IMF को भी पता है कि इनको पैसा देने का मतलब है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो वे चाहते हैं कि अगर इनको पैसा दिया जाए तो इस कंडीशन पे दिया जाए कि ये दोबारा कभी इलेक्शन जीत कर ही ना आए। और इसी को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी वाली बहस है, और देखते हैं आगे चल के कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। सो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के एंड में मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बराह रास्त मेरे ख्याल से इनकी जानिब सवाल ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि दो एस्पेक्ट से आज गुफ्तगू करनी है। एक ये कि माजी की हुकूमत की थोड़ी कारकर्दगी और मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो पस मंज़र अभी खिंच के सामने आ रहा है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आगाज़ में इस बात से करूँगा कि माजी की हुकूमतों के मुतल्लिक शिकायत ये थी कि वो बदउनवानियाँ और बेज़ाब्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एज़ दिस गवर्नमेंट हैज़ जो भी है, देयर हैज़ बीन अ रेजिम चेंज। हम देख रहे हैं हर हुकूमत की तरह अभी इनके बारे में भी बहुत सारी बातें आना शुरू हो गई हैं। मैनी पीपल आर क्वेश्चनिंग वेदर ए फाइनेंशियल मिसडूइंग डन बाय PMLN कैन बी इक्वेटेड विद ए फाइनेंशियल मिसडूइंग डन बाय PTI। इट विल बी द इक्वल। और अगर उसे अंडरस्टैंड करना है कि अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई हो, करप्शन हुई हो, या कोई भी और किसी भी किस्म की मिसमैनेजमेंट हुई हो, तो उसका इक्वली बर्डन सब पे आएगा ना। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा बिफोर वी मूव अहेड एंड गो इनटू आवर कोर इकोनॉमिक डिस्कशन। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं कि if there is a misdoing, and most of it is financial, then it can be equated with each other. क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ जी, और मैं कोई सियासी बयानात नहीं देता हूँ। नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं एक प्रोफेशनल और टीचर आदमी हूँ, स्टैटिस्टिक्स सामने रख के मैं बात करता हूँ। सही। देखो कि जब ये हुकूमत आई अगस्त 2018 में जी, तो उस वक्त भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था बड़े डायर सिचुएशन में था। Our current account deficit was about $19 billion, which never happened in the history. जी। तो ये लेके इन्होंने शुरू किया अपने दौर का आगाज। इनके पास इनिशियली लोग ठीक नहीं थे, बहुत कमजोर थे। तो जो चैलेंजेस इन्होंने इनहेरिट किया उसको हैंडल करने के लिए इनके पास मैन पावर प्रॉपर नहीं थे। फिर पूरा साल जो है, एक माली साल गुजर गया कि IMF में जाना है या नहीं जाना है, और उसके साथ निगोशिएशन अब कर रहे थे। देखो कि हमेशा IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। IMF बिल्कुल इसलिए तैयार था कि इसको इतना टफ प्रोग्राम दिया जाए कि ये कभी दोबारा इलेक्शन जीत के ना आए, और ये वाकई दिस वाज द टफेस्ट IMF प्रोग्राम एवर गिवन टू पाकिस्तान। इस पे कोई दो ओपिनियन नहीं है। और ये इशारा था जो मेजर शेयर होल्डर का कि आपने यू हैव टू बी वेरी टफ, बहुत सख्त थे। और अपने इम्प्लीमेंटर भी भेज दिए यहाँ पर। गवर्नर स्टेट बैंक जिन्होंने इजिप्ट की बर्बादी की थी उसको यहाँ भेज दिया पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। साथ में आ गया हफीज शेख साहब। दोनों ने मिलके इतनी तबाही फेरी कि एक्सचेंज रेट को कहीं से कहीं पहुंचा दिया,
اور اس کے بعد ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا چلا گیا، کیونکہ 1 روپیہ اگر کرنسی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 90 بلین کا ڈیٹ چڑھ جاتا ہے آپ کے اوپر میں، اور پھر اس کے انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے، اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے پورے بجٹ کو تباہ کر دیا گیا اسی اس میں. لیکن یہ قصور کس کا تھا؟ قصور پچھلی حکومت کا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی تو اپوائنٹ کیا تھا حفیظ شیخ کو اور رضا باکر کو. اگر پرائم منسٹر کی اگر آشیرواد نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی نہیں آتے. تو ان کی آشیرواد تھی، انہوں نے جانتے ہوئے انجانے میں بہت بڑا بلنڈر کیا کہ ان کو لے آئے، انہوں نے برباد کر دیا معیشت کو. یہ جتنی سارا سال 3.5 پونے 4 سال کا جو وقفہ گزرا ہے، مہنگائی 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 یہی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ اس کے بعد جب حالات سیکنڈ ایئر میں داخل ہوتے ہیں تو پینڈیمک آ جاتا ہے، جو کبھی سینچری میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. پوری دنیا کی معیشت برباد ہو گئی، پاکستان کو بھی اس پر اثر ہوا، لیکن اتنا پاکستان برباد نہیں ہوا جب تک باقی ملکوں کی معیشت تباہ ہوئی، کیونکہ ہم نے اس کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. یہ آپ سبوں کو داد دینی چاہیے کہ جس طریقے سے پینڈیمک کو پچھلی حکومت نے ہینڈل کیا ہے، دے ڈیزرو آل اپریسیشن. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو کاسٹ تھا وہ مینیمائز ہوا. اور اس پیریڈ میں فروری 20 سے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سسپینڈ ہو گیا. جب آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تو اس کے ساتھ جو آتا ہے ہراکاری وہ بھی ختم ہو گئی. نہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی تھی، نہ گیس کی قیمت بڑھ رہی تھی، نہ ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا تھا، نہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا تھا. بلکہ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے 13.5% پہ تھا، وہ 7.5% پہ لے آئے. تو وہ جو ایک اسٹیبلٹی ملی آئی ایم ایف کے پروگرام کے سسپینشن کی وجہ سے، اس میں ہماری انڈسٹریز نے کافی پک اپ کیا، پرٹیکولر ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے بہت پک اپ کیا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے باقی انڈسٹریز کو کافی چیپ لون وغیرہ دیے اس وقت کہ یار ان کا ہاتھ تھاما، جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی ریکور کیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جب ہم گئے دوبارہ آئی ایم ایف میں بات چیت شروع کر دی بائی اینڈ آف دسمبر 2021 کے قریب، 2020 میں جا کر بائی اینڈ دسمبر میں پھر بات چیت شروع کی. پھر وہ بجلی کی قیمت، وہ وہی گیس کی قیمت، وہی ایکسچینج ریٹ، وہی انٹرسٹ ریٹ، پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. سو باٹم لائن یہ ہے کہ اکنامک مس مینجمنٹ تھی، بالکل تھی، اور میں بتاتا بھی رہتا تھا، آپ کے پروگرام میں بتاتا رہا ہوں، دوسرے چینل پہ بھی بتاتا رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بعد میں بھی آخری جو اس مالی سال میں کچھ بہتری آئی. جب شوکت ترین صاحب آ گئے تو کچھ اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مالی سال ختم ہوگا، اس پہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5% کے قریب ہوگا. لاسٹ ایئر یہ 5.7% تھا. اس سے پچھلے سال پینڈیمک کی وجہ سے -1% تھا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سال کنٹینیوسلی 5.7 اور اس سال کا بھی 5 ہوگا. تو یہ ایک اچھی یہ ہے کہ ایک طریقے سے اسٹیبل سچویشن کی طرف ہم داخل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو میں مکمل کر لوں. میں ذرا انڈسٹریز کی بات بتا دوں کہ انڈسٹریل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ناؤ دے آر شوئنگ اے روبسٹ گروتھ. تقریباً 8% کے قریب ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے. اس مرتبہ ایگریکلچر بھی بہتر ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5% ریئل جی ڈی پی گروتھ ہوگا. لیکن جو سب سے کمزور پارٹ تھا اس حکومت کا، وہ ہمارا ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ تھا. میں 3.5 پونے 4 سال چیختا رہا، اور آپ کے پروگرام میں بھی چیختا رہا کہ اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹیو امپورٹ کمپریشن پالیسی. کوئی نہیں سنی گئی میری بات. آج پھر کیا ہوا کہ جو ملک بیلنس پیمنٹ کا کرائسس کا شکار ہو، وہاں پر امپورٹ 50% بڑھ رہے ہیں. مجھے تو رات میں نیند نہیں آتی ہے سوچ کر. تو یہ بات اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں، کس طریقے سے نیند آ جا کرتی تھی. ایکسپورٹس تو بڑے ہیں ہمارے 26-27%، لیکن امپورٹ ہیو گرون ٹوائس ایز فاسٹ ایز آور ایکسپورٹس، جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے.
ट्रेड डेफिसिट को अगर कंप्रेस ना करने की कोशिश की गई तो ये ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 50 बिलियन हो जाएगा इस माली साल के खात्मे तक। अच्छा, लेट मी जस्ट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मोर और लेस वहीं पहुंच जाएगा जो इन्होंने इनहेरिट किया था 17-18 बिलियन डॉलर के करीब। आई जस्ट वांट टू रन यू थ्रू सम ऑफ द इनसाइट्स। देखें, आप क्योंकि एक बहुत ही मारूफ मईशतदान हैं और चीज़ों को ज़ाहिरी बात है एक अपनी निगाह से देखते हैं, और जो तालीमी फ़लसफ़ा होता है उसके बुनियादी तौर पे इन्हीं चीज़ों पर होती है। तो मैं जो जानना चाह रहा था, देखें पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक दे हैव नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपरली। देखें, सबसे पहला इशू हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान बिगेस्ट इकोनॉमिक इशू इज़ करप्शन, और फिर दूसरा जो हमें इकोनॉमिक इशू बताया गया वो ये बताया गया कि वी आर अ नॉन टैक्स पेयर कंट्री, दैट्स वाई आवर प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो दो मेन प्रॉब्लम्स बताई हैं यही गलत निकली क्योंकि इन पे वर्क किया और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्या कहते हैं आप? इसलिए कि हमारा जो निज़ाम है ना जी, मौजूदा जुडिशल सिस्टम या जो हमारे नैब के इदारे हैं या FIA है, ये जितने भी हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसको प्रूव करना, उनके अंदर अब सलाहियत नहीं रही है। हमारी जुडिशल सिस्टम इतनी कमज़ोर हो गई है कि ये बड़े बड़े ताकतवर लोगों को सजाएं नहीं दे सकती हैं। तो छोटे मोटे गरीब लोगों को ज़रूर पकड़ के अंदर बंद कर सकते हैं, अमीरों को सजाएं नहीं मिल सकती हैं। और हमारे लोग भी, मतलब केस स्टडीज़ है पाकिस्तान जनाब, हार्वर्ड के लॉ स्कूल में भी पढ़ाया जा सकता है कि किस तरीके से हम अदालतों से अपने मुकदमात को टालते रहते हैं, वक्त गुजारते रहते हैं। देखिए आपके सामने है। तो ये जिस तरीके का हमारा अदालती निज़ाम है, जिस तरीके का हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है, इस मुल्क में कभी भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी, आपने बात की, बड़ी अहम बात की, ये जो अभी पिछली इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत रही है, इन्होंने कौन सी एक ऐसी चीज़ की है जो जुडिशल रिफॉर्म की तरफ हो? बहुत ईजी होता है कि हम इदारों की जानिब इशारा करें, लेकिन आई हैव नॉट सीन ए सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट वाज मेंट फॉर। इनके पास मेजॉरिटी तो नहीं थी ना, कभी भी मेजॉरिटी तो नहीं रही थी जी। आपको पार्लियामेंट से भी पास कराना होता है, आपको सेनेट से भी कराना होता है। लेकिन स्टेट बैंक वाला तो करवा लिया ना, हम सब फैजियाब हुए उससे, आप समझ गए होंगे, फैजियाब हुए हम सब उससे। कभी कभी बिल्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल पास नहीं हो सकते थे, वो फैजियाब हुए हम उससे। somehow they never had a majority, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उस तमाम लेजिस्लेशन से फैज़याब हो जाते थे जो कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं होते। तो व्हाई नॉट जुडिशल रिफॉर्म? इनको करना चाहिए था। देखिए, नहीं, यही तो मैं कह रहा कि जुडिशल रिफॉर्म में जो लोग पार्लियामेंट में वोट डालेंगे वो सब उसके जद में आते हैं, तो वो क्यों करेंगे? स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से कौन किसके जद में आ रहा था? लेकिन ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ था, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ था। जिस तरीके से हमने अपने स्टेट बैंक को कायदे आज़म के उसूलों को पामाल करके हमने IMF के हवाले किया, उसको ये जुल्म था मेरे नजदीक। मैंने बहुत इस पे बोला भी था कि कौम कभी माफ नहीं करेगी। जैसे आपने देखा अभी इतनी देर इनकी जो बहस चली है उसका नतीजा यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ और सिर्फ IMF के प्रोग्राम के ऊपर ही सारी डिपेंड है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि वो अपने देश की इकोनॉमी को किस तरह से ठीक करेंगे। तो इसी को लेकर ये बहस थी और आगे भी इस तरह की हम न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड डे।